सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देंगे। सभी को प्रणाम। हम सभी जीवित है, स्वस्थ है इसके लिए चलिए देखो, आज एक बहुत काम की बात बताते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में, तो कुछ चीज़ें समझ लें। क्योंकि जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में, कोई हम लोग एलोपैथी तो पढ़ नहीं रहे हैं, और एलोपैथी भी बहुत अच्छी है। एलोपैथी कहाँ अच्छी है? जहाँ सही चेकअप हो जाए वहाँ एलोपैथी अच्छी है। एक्सीडेंटल केसेस में कोई सर्जरी होनी, वहाँ सब जगह एलोपैथी अच्छी है। सडन कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए, वहाँ एलोपैथी सबसे अच्छा है। उसके बाद यदि कंटिन्यूटी में ले रहे हैं तो फिर हार्मफुल है, अदरवाइज एलोपैथी अच्छी है। एक इस समय बहुत आज ही हम तो, क्योंकि थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था तो कुछ चीज़ें सुन रहे थे, तो क्या है ना कि जितने लोगों को ऐसा लगता है कि अपने अपने घर में इंश्योरेंस करा रखा है। किसका करा रखा है? हेल्थ का। तो मतलब तो यही हो गया कि जैसे हम सब लोग पहले से ही रेडी हैं कि ये पैसा हमारे काम ही आना है, तो नहीं भी होंगे बीमार तो होके रहेंगे। ठीक, इसका दूसरा भी पहलू हो सकता है कि हम अपने आप को ठीक रखेंगे। अपना जो पैसा है हम किसी ज़रूरतमंद के पास लगा देंगे जाकर। ठीक है, और वैसे भी जिसको अपना जीवन बहुत अच्छा रखना हो, जल्दी से समस्याओं से बाहर आना हो, अपना दशांश निकालना शुरू कर दो। 1 ईयर में केवल आपको लगेगा कि दशांश निकालने का क्या रिजल्ट आता है। जितने भी लोग जो आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं, बहुत डेप्थ में करते हैं, वो पहला कॉन्सेप्ट ये फॉलो कराते हैं कि आप जो हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, आप अपना दशांश निकालना शुरू करिए, तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वो दशांश करना क्या है? दशांश नाम के लिए मत दीजिए कि हम कहीं खर्च करेंगे तो पता चले कि बहुत बड़ा नाम हो रहा है। दशांश का मीन्स है किसी ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ सचमुच में किसी की आवश्यकता पूरी हो जाए। सचमुच का मीन्स होता है जहाँ पे हो सकता है 2 रुपये किसी के लिए 200 रुपये के बराबर हो, और नॉर्मली क्या है, 200 रुपये भी 2 रुपये के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। एक अपना, क्योंकि खुद में स्वस्थ रहने के भी तो तरीके हमें पता हो, तो एक दशांश निकालना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, और जो हम लोग सोचते हैं ना अपने घरों में दवाएं रख लें, किसी को फीवर आ गया तो दवा पहले से रख लें, चोट लग गई तो दवा पहले से रख लें, इस तरह की चीज़ों को आवाहन करना होता है। ठीक है, पहले से क्या रखना है कि हमारी किचन में, हमारे घर में यदि कभी कुछ इमरजेंसी होती है तो नेचुरल सभी चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, और पहले तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई भी दवा है उसको मान के मत चलिए। क्या मान लेकर चलना है कॉन्सेप्ट कि हमें खुद स्वस्थ रहना है। कैसे स्वस्थ रहना है? अपनी डाइट को ठीक करके, और अपनी योग की प्रैक्टिस को ठीक रख के, और आत्मबोध तत्वबोध की साधना को ठीक करके। जब बेस में जाएंगे, नहीं तो फिर ये तो वही हो जाएगा कि सामने वाला भी पेशेंट है और हम भी पेशेंट बन जाएंगे, दोनों ही एक लाइन में खड़े हो जाएंगे जाकर। तो ये इसलिए बोले क्योंकि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, थेरेपी करने जा रहे हैं, किसमें? जो पूरा हम लोगों का एक नेचुरल प्रोटोकॉल है। यहाँ पर तो वो उन पेशेंट को आप ट्रीट करेंगे जिनका अब इलाज एलोपैथी में नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें कोई नेचुरल नहीं आएंगे। नेचुरल तो समझदार लोग आएंगे, अदरवाइज वो लोग आएंगे जिनका अब कुछ भी नहीं हो सकता है एलोपैथी में, लगातार लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नहीं हो सकता। आज बाबा रामदेव जी की एक रिपोर्ट आई है, अब ध्यान से देखना, सबको देखनी चाहिए वो रिपोर्ट। वो बाई चांस हमने देखा है, पता है 500 से ऊपर की जो डायबिटीज़ थी, इंसुलिन का जो लेवल वो ले रहे थे 2000 से ऊपर वाला ले रहे थे, 5-5 दिन में डायबिटीज़ ठीक हुई है। और उसमें कौन कौन से, उसमें से एक तो आपको भी हम बता दे रहे हैं यहीं पर, जिनको वेट कम करना हो और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का, कि आप सामने की तरफ से दौड़ें और पीछे बैक कर लें। इतना फास्ट मसल्स में कैलोरी को बर्न कर रहे हैं, और
वेट को लूज़ कर रहा है, और जो पेनक्रियाज है बहुत फास्ट तरीके से एक्टिवेट हो रहा है। तो ये इसलिए ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बस वन वे पढ़े जा रहे हैं। पढ़ने का मतलब है कि हम वो सब चीज़ों से भी कनेक्ट हो जिनसे हमें हीलिंग देनी है। तो ये क्या है, ये और उसमें था दूसरा जो डाइट है वो क्या है, जो ये वाला हम अक्सर बोलते हैं, आज अपना अपना सब नोट कर लीजिए। श्री धान्य लिखिए इस पर, ठीक है, जिसे मिलेट से बोलते हैं। श्री धान्य है क्या, उसको समझ लेते हैं। किसी दिन लेंगे अलग से क्लासेस, स्वर योग पर, श्री धान्य पर, ऐसे क्लासेस उनको अलग से भी लेंगे। श्री धान्य क्या है हमारा, 1 मिनट आपको पूरा वो निकालते हैं। श्री धान्य है, मिलेट्स है, ठीक है। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट दिया है, वर्ल्ड वाइड दिया गया, और अपने भारत से हैं डॉक्टर खादिर अली, डॉक्टर खादिर अली, ठीक है, फूड साइंटिस्ट है। पहली चीज़, सोने और जगने का टाइम ठीक रखना है। जब किसी की थेरेपी करने जाएंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, फर्स्ट सोने और जगने का टाइम ठीक रखना है। सब माइक म्यूट करेंगे, सभी लोग, सीमा में माइक ऑन है, ठीक है। नाम समझ में आया, डॉक्टर खादिर अली, खादिर, खाद वाला खादिर, खादिर अली, मुस्लिम है, डॉक्टर खादिर अली, ठीक है। ये श्री धान्य में 5 टाइप्स ऑफ मिलेट्स हैं, एक और एडिशनल ऐड किया गया है। तो ये 5 जो मिलेट्स हैं वो कैसे काम करें, पहले भी उसके कॉन्सेप्ट। तो मान लो किसी की, आप किसी को भी थेरेपी देने जा रहे हो, और अपने की भी बात कर ले हम लोग, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसमें पहली चीज़ तो आप मान लेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा सोने जगने का रूटीन डिस्टर्ब हुआ है, ठीक। अभी हम ही जो 2-3 दिनों से थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहे थे, उसमें क्या था, पूरे 1 मंथ से एक रूटीन चल रहा था कि 1 बज रहा था, 2 बज रहा था, सुबह उठने का टाइम 4 बजे से पहले का है, तो नींद तो आएगी नहीं, भले थोड़ी देर लेट जाए वहाँ पर। तो अब दिन में नींद आती नहीं है, तो ये क्या हो, 1 मंथ फिर ऐसे क्या हो, 22-22, 23-23 घंटे वाला वर्क ले लिया, बिल्कुल एक जगह बैठे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या हो, ये एक्सेस हो गया फिर। तो वो काम तो हो गया एक डेडलाइन में, लेकिन अब जाकर ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन के लिए कुछ शांत होकर बस लेट जाओ, ना कोई फीवर है, कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन थकान वो एक्सेस लग रही है, ठीक है। और थकान के बॉडी की भी लिमिटेशंस होती है, कैपेसिटी है। तो कोई भी, तो सबसे पहले किसको ठीक करना है, कोई भी हम हो, दूसरा हो, सोने और जगने का टाइम ठीक करेंगे, ठीक। दूसरा क्या ठीक करेंगे, देखना है पेट साफ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जब जब सोने जगने का टाइम डिस्टर्ब होगा, पेट पहले गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो पेट पहले गड़बड़ हो रहा है, तो मान लो आज ही पेट को ठीक करना है, ठीक, 24 घंटे के अंदर हमें पेट को ठीक ही करना है। तो क्या करना है, गर्म पानी में 2 चम्मच घी डालिए और उसको पी लीजिए, ठीक। फिर 2 घंटे के बाद नींबू वाली चाय लीजिए। फिर जो भोजन लेना है वो सब खुरदरा भोजन लेंगे, वो दलिया बनाए, मूंग की दाल बनाए। मुश्किल से 5 से 6 घंटे तब गुजरेंगे जब आपके पेट सफाई होने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और घी लिया है तो क्या होगा, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन स्ट्रांग फील करेगी, तो पेट तो साफ होगा लेकिन वीकनेस नहीं लगेगी। पेट साफ होगा लेकिन वीकनेस नहीं लगेगी। तो ये क्या है, जैसे ही आपने टाइम सोने जगने का ठीक किया और पेट साफ हुआ, तो उसी दिन आपका 50% सुधार हो जाएगा। क्योंकि अब कभी ना कभी ऐसा पड़ जाता है, तो हम लोग को ठीक भी रखना है कि कोई बात नहीं, फिर से ठीक करना है। ये हो गया। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं, जब भी बहुत थकान लगे तो 2-3 दिन जो गेहूं वाला अन्न है, गेहूं वाला जो रोटी है, चावल है, इसे भोजन में नहीं लेंगे। जितनी जल्दी अपनी थकान को, अपने स्वास्थ्य को ठीक करना हो, उतने दिन केवल मूंग की दाल तो ठीक है, इसके अलावा बाकी अन्न बंद कर देंगे। उसमें ड्राई फ्रूट्स हो गए, मखाने को भून कर फ्राई करके ले लिए, फल ले लिए पानी वाले, ये सब क्या है जो 3 दिन में आप ठीक होंगे, तो वो बस 2 दिन से भी कम का टाइम लगेगा ठीक होने। फिर क्या करना, अब आते हम लोग एक, और फिर इसके बाद अब करना है, और जब बहुत ज़्यादा शरीर थका हो, ठीक फील ना कर रहे हो, तो डीप ब्रीदिंग करेंगे, लेकिन आसन नहीं करेंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे, आसन नहीं, इवन सूक्ष्म व्यायाम भी नहीं करेंगे।
क्योंकि उस समय यदि मसल्स में खिंचाव आ गया तो फिर आपको ठीक करने में 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो, एक नॉर्मल सी ये चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना। अब आते हैं श्री धान्य को देखते हैं कि श्री धान्य है क्या। यदि हम लोग डेली श्री धान्य को एक बार भोजन में लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि 3 महीने के बाद हमारा स्वास्थ्य एक नई दिशा में काम करेगा। श्री धान्य में इसका वो बताया डॉक्टर खादिर अली हैं, फूड साइंटिस्ट, उन्होंने पूरे इस कॉन्सेप्ट को दिया है। इसमें है क्या, जो हमारी बॉडी में इम्बैलेंसेस आते हैं वो 3 कारण से आते हैं। पहला इम्बैलेंसेस किसके कारण है, हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, पहला इम्बैलेंस की असंतुलन बॉडी में कहाँ आता है, कहाँ से आएगा, हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होंगे। तो हार्मोन्स डिस्टर्ब होने में सारे मिल्क प्रोडक्ट काम करते हैं। इसलिए जिसको भी जो एक वो है क्या बोलते हैं, हार्मोन वाली जिनको भी समस्या है या ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है क्या, हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। ठीक है, तो ये वाली जिनको भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले क्या बंद करेंगे, कुछ दिन के लिए 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए मिल्क प्रोडक्ट बंद करेंगे और मिल्क प्रोडक्ट बंद करके फिर श्री धान्य का यूज़ करेंगे। बस उसके बाद चेक कर लीजिए अपना, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ कुछ भी नहीं है, एक कन्फ्यूज़न है इसमें। अभी इसको ध्यान में रखेंगे तो अभी यही लास्ट में कंफर्म कर दें कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है क्या। फिर दूसरा इम्बैलेंसेस बॉडी में कहाँ से आता है, हाई ग्लूकोज लेने पर। बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी शरीर में, ये भी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। तो ये हाई ग्लूकोज में क्या है, चीनी, चावल और गेहूँ, चीनी, चावल और गेहूँ, इनसे हमें हाई ग्लूकोज मिल जाता है। ये हमारे अस्वस्थ होने के मूल कारणों में से दूसरा कारण। तीसरा है माइक्रोबियल। माइक्रोबियल मीन्स होता है, माइक्रोबियल इम्बैलेंस का मीन्स होता है जब भी प्रोटीन अधिक हो जाता है बॉडी में। जब भी बॉडी में प्रोटीन अधिक हो जाएगा तो ये इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल इम्बैलेंस बोलते हैं। ठीक, रचना जी बिल्कुल सही सही नोट्स बना के रखेंगे इसका। ठीक, और इसी में ग्रुप में शेयर कर देंगे 1-2 दिन में जब आप अच्छा फील करें। फिर इसमें क्या है कि एक्सेस प्रोटीन होगा माइक्रोबियल इम्बैलेंस में। तो पहला इम्बैलेंस किसके कारण था, हार्मोनल इम्बैलेंस है। किसके कारण है, मिल्क प्रोडक्ट अधिक लिए हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ रहा है। सेकेंड है हाई ग्लूकोज इम्बैलेंस, अधिक ग्लूकोज पहुंचा है बॉडी में तो इम्बैलेंस हुआ है। किनके कारण, चीनी, चावल, गेहूँ, ये वहाँ पर काम कर रहे हैं। थर्ड है माइक्रोबियल इम्बैलेंस है, ये किसके कारण, एक्सेस प्रोटीन लिया है। ठीक है, जिसमें से एग, मीट और स्टेरॉयड। सबको पता है स्टेरॉयड अगर जब आराम तो जल्दी मिलता है, लेकिन जैसे उसकी मात्रा बढ़ जाती है फिर आपकी रिकवरी होना नामुमकिन जैसा लगने लगता है। ठीक, उतने टाइम तो स्टेरॉयड जैसे ही देते हैं तो क्या होता है, बहुत जल्दी किसी को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। और तीसरा है इसी में सोयाबीन, एग, मीट, सोयाबीन और स्टेरॉयड, ये 4 चीज़ें हैं। इनकी अधिकता होगी तो ये हमारा क्या है, ये भी ये तीसरे नंबर का इम्बैलेंस है बॉडी में। ये 3 चीज़ें हैं हमारे अस्वस्थता के कारण, कॉज फैक्टर जो। ठीक, अब देखते हैं इसमें से बात करते हैं जो इसमें 5 हैं हमारे, उनका नाम है, कुछ का इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाला हमको सबके याद नहीं है तो हम इंग्लिश वाले यूज़ नहीं करेंगे, इनके हिंदी वाले नाम बोल रहे हैं। कोदो, कंगनी, कुटकी, सांवा और हरा सांवा। कोदो, कंगनी, कुटकी, सांवा और हरा सांवा। ठीक है, ये क्या है, ये 5 हैं हमारे श्री धान्य मिलेट्स हैं। इसमें से रागी भी एक मिलेट्स है हमारा। मुझे समझ नहीं आ रहा नाम। अच्छा, सब लोग माइक म्यूट करेंगे। कोदो, कोदो का ओ की मात्रा, दा ओ की मात्रा, कोदो, इंग्लिश में भी यही लिखा है। ठीक है, फिर कंगनी, कंगनी, कंगना जैसे होता है कंगनी। ठीक है, कुटकी, फिर सांवा, सांवा, सा सब्जी वाला, बड़े आ की मात्रा, ऊपर वो है चांद बिंदी, वा में बड़े आ की मात्रा, सांवा। फिर है हरा सांवा। ठीक, और इसी में एक है रागी। ठीक है, रागी का जो प्रोटीन है वो रिच प्रोटीन में आता है, जो थ्रेप्टिन जो बिस्किट आते हैं वो इसी के आते हैं।
और जो ये सोयाबीन का प्रोटीन है ये सबसे लो क्वालिटी का प्रोटीन आता है। ठीक, सबसे लो क्वालिटी का जो प्रोटीन है वो सोयाबीन का, चाहे वो ऑयल हो चाहे सोयाबीन की बड़ी हो। जिसको अपना पेट खराब करना हो, अच्छे से सोयाबीन की बड़ी की सब्जी एक दिन खा लो, अच्छा वाला पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर वाला क्या था कंगनी के बाद? कुटकी। कुटकी कुटकी नाम को बैग सीमा में कोई बात नहीं। अभी ये कोई ना कोई इसमें से जो लोग सही लिख रहे हो भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, हाँ ठीक है, ये आ गया, इंग्लिश में भी आ गया, रचना जी ने भेज दिया, एक बार उसमें शेयर कर दीजिए ग्रुप में। अपर्णा मैम कुछ कह रहे हैं? रागी क्या गर्म होती है या 12 महीने खाई जा सकती है? रागी की मात्रा कम कर दी जाती है मौसम के। कुछ गर्म रागी में प्रोटीन है, तो प्रोटीन तो बिल्कुल थोड़ी मात्रा में चाहिए हमको, और इसका रिच प्रोटीन है। ठीक है, उसको डायरेक्ट में ऐसा तो है नहीं कि वही हमें 100 ग्राम लेना है, ऐसा तो कुछ लेना नहीं है, बस उसमें हमें 2 चम्मच लेना है। ठीक है, अब उसको अभी देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं, वो समझ लें इसको, तो फिर अभी आपको आसानी हो जाएगी। जो हमारा कुटकी है वो किसके लिए काम आता है? पैनक्रियास के लिए, थायराइड के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। कुटकी किसके लिए काम आता है? अब नंबरिंग कर लें क्योंकि हमने ऊपर नीचे नंबरिंग हुई है मेरी। ठीक है, तो कुटकी हमारा जो है लिटिल मिलेट्स है, जो पैनक्रियास को रिकवर करता है, थायराइड को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। फिर कंगनी है। कंगनी है हमारा, सबने सुना होगा, इसका ऑयल आता है। जो लोग पागल भी हो चुके हो ना, अगर उनको कोई सही तरीके से ये दे दे तो उनका पागलपन भी दूर किया जा सकता है। कंगनी किसके लिए? ब्रेन के लिए होता है पूरा, इस ब्रेन के, स्पाइन के और नर्वस सिस्टम के लिए। पूरा नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइन आ रहे हैं हमारे। फिर हरी, जो हमारा ये है हरा सांवा है, ये किसके लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पूरा, और किसके लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा डिटॉक्सिफाई करता है। फिर कोदो है हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए और बोन मैरो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर है हमारा कोदो, क्या बताया? कोदो है ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए। ओके। और बोन मैरो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर है सावा, ये किसके लिए है? लिवर के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए, किडनी को क्लीन करने के लिए। लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी को क्लीन करने के लिए। अब इनको बनाएंगे कैसे? जैसे मान लो ये हमारे पास 5 हैं और रागी लिया तो 6 हो गए, तो ये हमने 5 लिए, तो सपोज आज हमने जो यूज़ किया है, दूसरे दिन दूसरा यूज़ करेंगे, तीसरे दिन तीसरा करेंगे, चौथे दिन चौथा करेंगे, 5वें दिन 5वां करेंगे, फिर रिपीट में लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे 5 को एक ही बार में करते हैं। ठीक है, एक एक करके करना है। अब दूसरा देखते हैं, इसको यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि, और इसमें ये समझ लीजिए कि 2 चम्मच मिलेट्स आप डालेंगे, एक व्यक्ति का पेट भर जाएगा 2 चम्मच में। 2 चम्मच मिलेट्स लिए हमने सही मात्रा में, और बाकी आप जब बनाएंगे तो आपको अपनी डाइट के अनुसार पता चल जाएगा कितनी नीड है। तो 2 चम्मच मिलेट्स को हमने मिट्टी के बर्तन में भिगो दिया आज रात में। सुबह के समय हमने उसको बनाना है। उसको बनाने का तरीका मूंग की दाल डाल के दलिया के फॉर्म में बना सकते हैं, और जैसे हम सूखा चावल बनाते हैं वैसे बना सकते हैं, या सब्जी डालकर तहरी बनाना चाहें वैसे बना लें। पोहा बनाते हैं वैसे बनाना चाहें वैसे बना लें। बस कुकर में रखेंगे, 2 सीटी में पक जाएगा। अब उसको जिस फॉर्म में आपको बनाना, बस दूध का तो हमने नहीं सुना, दूध वाला तो हमने नहीं सुना है कि इसको बनाते हैं इन सबको दूध डालकर। तो ये क्या है, ये तरीका है। इसको सुबह या रात में जब आपको लेना हो तो रात में लेना है तो सुबह भिगो दें, और सुबह लेना है तो रात में भिगो दें। इसको लेने से अब आपको क्लियर हो गया हो ये किसके लिए है। उनका जो पूरी रिसर्च है इस पर हमने यूज़ नहीं कर पाए, लेकिन जब जब कभी यूज़ किया अब लगता है कि अब यूज़ कर ही लेना चाहिए उन चीज़ों का। तो ये क्या है कि विद इन 3 मंथ्स में पूरे बॉडी के एक एक सिस्टम को क्योर किया जा सकता है। यदि लाइफस्टाइल ठीक है, सोने जगने का टाइम सही है, योग प्रॉपर कर रहे हैं, पानी सही मात्रा में ले रहे हैं, तो विद इन 3 मंथ्स में अपने आप को हील किया जा सकता है। ठीक, इसलिए मिलेट्स को इस समय शायद अब
जितने लोग समझदार हो गए हैं वो अपने खाने से क्या कम कर रहे हैं। गेहूँ क्या है, सबसे अधिक शरीर को बीमार करने वाला कोई अन्न है तो वो गेहूँ और अरहर की दाल है। गेहूँ और अरहर की दाल, ये दो सबसे अधिक बीमार करने वाले अन्न। और आप देखना जिन लोगों को ये बहुत पसंद है उनकी बुद्धि बिल्कुल राजसिक वाली अच्छी वाली होगी। जिनको ये दोनों सही पसंद है वो राजसिक बुद्धि वाले होंगे पक्का। ठीक है, अब हम ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बाकी आप लोग अपना चेक कर लेना, गलत हो तो मैं मैसेज कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम लोग ने पूरा देखा कि किसके लिए यूज़ कर रहे हैं मिलेट्स। इसको हिंदी में स्त्री धान्य बोलते हैं। क्या दूर हो रहे हैं, बॉडी में अस्वस्थता के 3 कारण हैं। एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, दूसरा ग्लूकोज के लेवल का बढ़ना, तीसरा प्रोटीन का अधिक होना। ये तीनों चीज़ें। ठीक, अब किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछ लें, अदरवाइज अपने पॉइंट में आ जाए। और बहुत महंगा भी नहीं है। ठीक है, वैसे तो महंगा है, 200 रुपीज़ का, कुछ सस्ते भी हैं वरना 200 रुपीज़ का हाफ के जी है। ठीक है, कुछ 150 110 के भी हैं। आप 1000 का लेंगे तो एक महीने में पूरा फैमिली भी खा रहे होंगे, बस उतना ही खा पाएंगे। ठीक है, बोलेंगे सीमा में? मेरी श्री धान बोला ना आपने? श्री धान्य, धान्य, हाँ, या लगेगा। ठीक है, वैसे मिलेट्स होता है, लिटिल मिलेट्स बोलते हैं, और वैसे बोलते हैं हिंदी में तो श्री धान्य। बोलेंगे राष्ट्रीय में? हाँ डॉक्टर साहब, जैसे ये जो कुटकी बताई है ना, तो ये तो धान्य में आती नहीं है, तो ये यहाँ पे इसको कैसे लिया है? ये कुटकी वो नहीं है, आयुर्वेद वाली कुटकी नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये श्री धान्य का ही पार्ट है एक। ओके। ठीक है, तो इसको सभी लोग लेंगे। हाँ, अब एक बात बताते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ बोल रहे थे हम कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है क्या। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करके आपने अपने घर में आराम से बच्चों के साथ बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, बहुत देर से बातचीत कर रहे हैं, एक अच्छा माहौल है, और एक छोटा बच्चा है घर पे, किसी का फ़ोन आया या कोई गेट पर आया तो उससे आपने कहा कह दो पापा घर पे नहीं है। ठीक है, तो छोटे बच्चे को उतने टाइम यदि उसने कहा पापा घर पे नहीं है और आप घर पे हैं, और फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया, आपने कहा उनको बुला दो, कह दो पापा घर पे हैं, तो ये क्या है, बच्चे का जो माइंड है वो आपसे व्यक्त भले ही ना कर पाए, पर बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गया है। उसको ये नहीं समझ में आया कि एक व्यक्ति के लिए कहा कि है नहीं और एक के लिए कहा है। यही ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जब भी हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, जब एक जगह हम सोच कुछ और रहे हैं और आंसर कुछ और देना पड़ जाए, वो मजबूरी में हो, परिस्थिति जन्य हो, कुछ भी हो, या हमें नीड है, हमको लग रहा है कि इस समय हमें एक गिलास दूध की ज़रूरत है, पर परिस्थिति ऐसी नहीं है, सामने रखा भी है दूध, हम ले भी सकते हैं, तब भी हम क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं दूध तो हमको अच्छा ही नहीं लगता है। ठीक, ये है ऑटो इम्यून डिजीज़। जब हमारा ब्रेन ये कंफ्यूज हो जाता है, इस बात से कंफ्यूज होता है कि हम क्या करें, हमको चाहिए तो, लेकिन हमें मना किया जा रहा है, नीड है हमको दूध की, अभी सामने है भी, ले भी सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें दूध की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये है ऑटो इम्यून डिजीज़ का एग्जाम्पल, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ डेवलप होती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल क्या करना है, सही ढंग से प्राणायाम करके एक दृढ़ता के साथ खड़े होना है। यस मीन्स यस, नो मीन्स नो। बस आपने जैसे ही इस कॉन्सेप्ट को कुछ दिन फॉलो किया, आप देखेंगे बाहर आ जाएंगे। ऑटो इम्यून डिजीज़ फीमेल को क्यों हो रही है, क्योंकि फीमेल के साथ कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, वो बिल्कुल चाह रही है, उसकी नीड है, सब कुछ है, लेकिन वो परिस्थिति जन्य ऐसा है कि सब होते हुए भी उसे ना बोलना पड़ रहा है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ मेल को नहीं हो रही है, फीमेल को हो रही है। तो उसका बिल्कुल कारण समझ में आ रहा है, पूरा मनोविज्ञान सामने है कि हम उन चीज़ों, और हम क्या कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता है कि एक दूध जैसी चीज़, दूध के खाने में आखिर क्या हम लोग जो पसंद करेंगे, कोई हम लोग वो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कहें कि 1 लाख रुपए वाली थाली चाहिए। तो जब इतना नहीं है तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसके कारण हमें इतना चुप होना पड़ रहा है।
बिल्कुल ओपन हार्ट ओपन माइंड, ये चीज़ हमें पसंद है। आप नहीं भी कहेंगे पसंद नहीं है तो क्या दूसरा वाला आपको भगवान समझ लेगा? दूसरा कोई पर्सन आपको क्या भगवान समझ लेगा? वो तो नहीं समझेगा। तो इसलिए जिस चीज़ की जब ज़रूरत है वो मिले ना मिले उतने टाइम व्यक्त कर दो इसकी ज़रूरत हमको है, ठीक। क्योंकि ये सब चीज़ें जब तक आप नहीं समझेंगे ना, आप अपने शरीर को ही रोगी बना देंगे और दूसरा व्यक्ति ये समझेगा कि आप सब कुछ करके भी रोगी है, ठीक। तो ये इसलिए बताया कि जब आप अपने साथ ये बात समझ पाएंगे तब आप किसी को टैकल करने जाएंगे तो फटाफट समझ जाएंगे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अन्यथा फिर आप वही होगा, बस एलोपैथी की तरह ट्रीटमेंट देते जा रहे हैं। एलोपैथी की तरह ट्रीटमेंट की हर समय ज़रूरत तो होती नहीं है, ठीक है। तो इसको सब लोग ध्यान में रखेंगे। अभी किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो इन सब बातों में तो पूछ लें। ऑटोइम्यून डिजीज़ सबको लगभग क्लियर हो गई होगी कि है क्या और कितनी जल्दी हम इससे बाहर आ सकते हैं। केवल और केवल हमें एक दृढ़ संकल्प चाहिए कि हमें यस बोलना है, नो बोलना है। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति कह दे कि आपको 100 रुपये की नीड है, वो कह रहे हम देंगे नहीं, नीड है, वो कह रहे नहीं भी देंगे तो भी आप बोलो आप दो या ना दो, 100 रुपये की नीड है, ठीक। तो आप देखना ऑटोइम्यून डिजीज से आप बहुत फास्ट बाहर आएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन जब जब कंफ्यूज होता है तो पूरा सिस्टम गड़बड़ होता है हमारा। उस हमें क्या लगता है कि सामने बाहर किसी को पता ही नहीं है, बाहर पता हो ना पता हो सफ़र तो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्वास्थ्य अपना ध्यान रखना है, फिर बाहर के लोगों का। बोलेंगे हरदीप भैया कुछ कह रहे हैं? मैंने किया था हैंड रेज। मैं ऑटोइम्यून में पूछना चाह रही थी, एक तो आपने हार्मोनल इम्बैलेंस बताया, बाकी क्या लाइफस्टाइल डिजीज जैसे हाई बीपी, डायबिटीज ये भी इसी में काउंट होंगे? ये सब इसी में आ जाएंगे, सब इसी में आ जाएंगे, सब इसी में आएंगे, ठीक है। ऑटोइम्यून में ही आएंगे। उस दिन हमने बताया भी था कि हाई बीपी, लो बीपी सब ऑटोइम्यून में आते हैं, ठीक है। तो अब हमको लगता है एक हमने इम्पॉर्टेंट पार्ट शेयर किया जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड था, ठीक है। अब देखते हैं एक बार 4.2 को देखते हैं, सभी लोग देखेंगे। 4.1 को हम देखेंगे हेमंत भैया के साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें से हमें स्लाइड शेयर करानी है जो अभी मेरे पास इसमें प्रॉपर है नहीं यहाँ पर। इसमें देखते हैं आसन जो है हमारे, आसन में क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज, आसन टाइप्स एंड कैटेगरीज, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड मैकेनिज्म इन्वॉल्व, इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस इन सेटिंग अप द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, मैकेनिकल इन्फ्लुएंस ऑफ योगासना, psychosomatic mechanism of influence of 6 types of yogasana, stretching, pivoting, strengthening, inverted pressing, equilibration, reciprocal inhibition and innervations, concept of energy expenditures एंड रोल ऑफ आसन प्रैक्टिस ऑन एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो हम कैलोरी से संबंधित बात कर रहे हैं बढ़ने की, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ों को पहले तो अपना अपना सब पेन पेंसिल ले लेंगे, वहीं नोट कर लेंगे। आसन में हम क्या क्या चीज़ों को देखेंगे, एक फिजियोलॉजी को देखेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम लिखा है तो ये एनाटॉमी हो गई हमारी। फिर इसके बाद है साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म, नीचे लिखा हुआ है, 4th लाइन में लिखा। साइकोसोमेटिक समझ में आ गया सभी को, जो ब्रेन और बॉडी दोनों कनेक्ट हो रहे हैं साइकोसोमेटिक में। तो कुछ भी हम लोग जब चेक करेंगे, किसी से बात करेंगे, कुछ भी सिखाएंगे, कोई भी योग का पार्ट प्ले कराएंगे तो हमें क्या करना है, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक एनाटॉमी का ध्यान रखना है, एक फिजियोलॉजी का ध्यान रखना है और एक साइकोलॉजी का ध्यान रखना है। एनाटॉमी क्यों ध्यान रखेंगे हम लोग, ये देखना है कि व्यक्ति की बॉडी की फिटनेस कैसी है। एनाटॉमी इसलिए ध्यान रखेंगे क्योंकि अब मान लो बड़ी एज के लोग हैं तो उनकी एनाटॉमी अलग हो जाएगी। एनाटॉमी तो सेम रहेगी लेकिन उनको जो भी हम करवाएंगे तो क्योंकि उनकी बोन की फ्लेक्सिबिलिटी अब क्या है, कम हो गई है, तो वहाँ दूसरी चीज़ें करवाएंगे। एक बच्चे को कराएंगे तो बोन की फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर अच्छी है तो उसको दूसरी चीज़ें कराएंगे। एक नॉर्मल एज के पर्सन को कराएंगे तो नॉर्मल चीज़ें ही कराएंगे क्योंकि वहाँ ना तो एक्सेस कुछ है ना कुछ बिलो है वहाँ पर। फिर देखते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या ध्यान रखना है कि जो हम आसन कराने जा रहे हैं वो किस अंग पर इफेक्ट डालेगा,
किसी को डायबिटीज़ है तो कहाँ पर हमें कौन से आसन यूज़ करने हैं, किसी को लिवर की प्रॉब्लम है तो कौन से आसन यूज़ करने हैं, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है तो कौन से आसन यूज़ करेंगे, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो कौन से आसन यूज़ करेंगे, किसी को कोरोनरी आर्टरीज यहाँ पर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो कौन से आसन यूज़ करेंगे, किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो कौन से आसन यूज़ करेंगे। मतलब जितनी जो जैसी हमारी समस्या है या सामने वाले की समस्या है उसके अनुसार हमें आसन चूज़ करने हैं। ठीक, तो ये आसन आपको कैसे पता कर पाएंगे कि सामने वाले की जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार आसन कैसे चूज़ करें, तो उसके लिए आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए। सामने वाले की प्रॉब्लम को देखकर, हाँ बोलेंगे हरदीप भैया। एनाटॉमी की होनी चाहिए था। ठीक है, और दूसरा बोलेंगे हरदीप भैया। मैम पहले तो प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके बाद उसके स्ट्रेंथ कितनी है उसको करने की, उसकी मतलब जो स्टेमिना है, फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी जो पावर है उसको चेक करके फिर उस हिसाब से कराएं। मेरा क्वेश्चन क्या था? मैम सॉरी दोबारा बताएंगे प्लीज। हमने कहा मेरा क्वेश्चन क्या था? हमने कहा था सामने वाले को यदि कोई समस्या है तो आसन के संदर्भ में हमें क्या नॉलेज होना चाहिए। मैम स्थिर सुखम आसनम, तो मतलब ये है कि आसन के संदर्भ में नॉलेज हमें ये होना चाहिए कि कौन से आसन किस अंग के लिए करवाने हैं। जो हम लोग प्रैक्टिकल में इतने सारे आसन क्यों देखे हमने, इसीलिए तो देखे हैं कि पहले हमें नॉलेज तो हो। मान लो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है तो आगे झुकने वाले कराएंगे कि पीछे झुकने वाले, ये नॉलेज तो हमारा होगा। फिर उनकी पीछे झुकने वाले कराएंगे, ठीक है। और यदि हमें लग रहा है कि उनको हर्निया की प्रॉब्लम है, आगे झुकने वाले कराएंगे कि पीछे झुकने वाले? पीछे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले। अंजू हर्निया की प्रॉब्लम पीछे झुकने वाले कराओगे तो हर्निया के हाथ में उठा के दे दोगी? आगे झुकने वाला। देखो ये है हाथ अपना, यही मेरा क्वेश्चन था, इसको सब लोग समझ। ये है हाथ, समस्या आगे होगी, आगे होगी तो कहाँ कौन से आसन कराएंगे? आगे झुकने वाले, ठीक। और समस्या पीछे होगी तो पीछे झुकने वाले आसन। क्योंकि अगर पीछे है आगे झुका दिया तो स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी, समस्या और बढ़ जाएगी, और आगे समस्या इसको पीछे झुका दिया तो इधर की समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, कुछ यही मेरा क्वेश्चन था कि हमें क्या नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तो इसको ध्यान में सभी रखेंगे कि हमें जब आसन के बारे में खुद पता होगा, मान लो, और ये पता कैसे, जरूरी नहीं कि हर समय आपको सभी आसन करने हैं, लेकिन हमने कभी तो किए हो, तो हमें इतना नहीं किए हो तो आपको क्या करना है, फिर आसन में डीप में नहीं जाना है। जिस पर आपकी कमांड ना हो तो योग के उस पार्ट को टच ना करें, जिस पर कमांड है सिर्फ उसको टच करें। क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं ना कि हमको सब आता है, जब से क्लास लिए तब से मेरे इस कॉन्सेप्ट को शायद कई बार आपने सुना होगा, सब किसी को नहीं आता है, और जिसको सब कुछ आता है उससे अधिक कंफ्यूज इस दुनिया में कोई दूसरा पर्सन नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमें आसन आते हो, प्राणायाम आते हो, मेडिटेशन सूक्ष्म है, हमें एक भी कोई पॉइंट कंप्लीट आता हो। मान लो सूक्ष्म है हमको ठीक आता है, तो हमने जो समस्या, अगर पेनक्रियास से रिलेटेड समस्या है तो हमने सूक्ष्म को टच कर लिया। वहाँ हमें लगता है कि हमारी प्राणायाम में कमांड है तो हमने प्राणायाम ले लिया। अब हम सब लोग हैं तो हमने क्या है, लंबे समय से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी थियोरेटिकल भी, तो वहाँ क्या होता है, हमारे लिए नॉलेज हमको हम क्या देख कर करवाते हैं कि सामने वाला किस में कम्फर्ट में है तो हम वो करवा देंगे जाकर वहाँ पर। लेकिन आपके लिए क्या है कि आपका मेन तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि सामने वाला पर्सन ठीक होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी तो यही है कि जिसके पास हम जा रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। तो ठीक होने से जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा वो ये है कि ठीक होने के संदर्भ में जो हमें, जिस पर हमारी कमांड है वो हम अप्लाई करवाएंगे।
ठीक, इस बात, क्योंकि अब ये 6 लेवल में है, अब छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हम कुछ भी बताएं, मेरे एक बात को बताने पर आप 4-5 उसके एग्जाम्पल खुद से ऐड कर लेंगे। तो ये क्या हो, तो ये हमारा सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब किसी को हम करवाएंगे, हम क्वेश्चन मेरा था कि अपने लिए हमने पूछा था, तो अपने लिए हमें आसन का सही नॉलेज होना चाहिए, कम से कम इतना पता हो कि समस्या पीछे है तो आगे झुकना है कि पीछे झुकना है, आगे है तो आगे झुकना है, पीछे है तो पीछे झुकना है। दूसरा, सीवियर कोई प्रॉब्लम है तो आसन टच नहीं करना है, सीवियर प्रॉब्लम है तो आसन को टच ही नहीं करना है। बोलेंगे अंजू? मैम जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 8-7 साल का बच्चा है जो कभी मतलब चल नहीं पा रहा है, उसको बचपन से पोलियो की जैसी प्रॉब्लम होती है, तो उनको ये सूक्ष्म व्यायाम ही कराएंगे, जैसे जकड़न उनके हाथ पैरों में कि सूक्ष्म व्यायाम और मालिश 2 चीज़ करवाई जाती है। सूक्ष्म व्यायाम और मालिश किसी भी बच्चे को 9 मंथ्स का पैकेज दे दो, अगर कोई एक्सपर्ट पर्सन हो, बस 9 मंथ्स में ही उसकी रिकवरी 50 to 60 में चली जाएगी। ठीक है, लेकिन मसाज का बिल्कुल एक एक्सपर्ट ट्रेनर होते हैं कि कहाँ किस तरह का उनको पोलियो की प्रॉब्लम है, तो ऊपर से नीचे मसाज देनी है कि नीचे से ऊपर देनी है। ठीक है, ये ध्यान में रखा जाता है इसको। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो ये क्या हो गया कि पहले हमने एनाटॉमी देखी, सामने वाले की एज ग्रुप वाइज देख ली, समस्या के अनुसार देख ली, फिर फिजियोलॉजी देखी कि अब कौन से, क्योंकि मान लो समस्या पाचन तंत्र है तो वहाँ की एनाटॉमी देखी। एक तो एनाटॉमी पूरी ओवरऑल बॉडी में हो गई, अब फिजियोलॉजी में उसकी पर्टिकुलर समस्या कहाँ है, वो फिजियोलॉजी का पार्ट हो गया। साइकोलॉजी में क्या देखना है कि इसका अभी मेंटल स्टेटस प्रेजेंट टाइम में कैसा है, ये अपनी रोग को लेकर पूरा नेगेटिव हो चुका है या कुछ चांसेस हैं इसके खुद के माइंड में ठीक होने के। एक होता है हम डेवलप करेंगे उसके माइंड को ठीक होने के लिए प्रिपेयर करेंगे, एक होता है वो खुद से ही प्रिपेयर, जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो आते ही आपके पास इसलिए हैं कि हमें योग से ही ठीक होना है, डाइट से ही ठीक होना है। कुछ आते हैं कि अब कहीं से ठीक नहीं हो पाए तो आपके पास आएंगे, आप बताइए कुछ होगा कि नहीं होगा, ठीक, कुछ होगा कि नहीं होगा, तो ये नहीं वाले होगा। और कुछ आते हैं कि अब तक कुछ नहीं हुआ तो नहीं, तो हमें तो नहीं लगता कुछ होगा, लेकिन अब घर के लोग लेकर आए हैं, वाइफ लेकर आई, बच्चे लेकर आए हैं, तो हम ज़बरदस्ती आ गए। ठीक है, तो ये आपको समझना है उनकी साइकोलॉजी को कि ये किस पोजीशन में अभी ऑन द स्पॉट खड़े हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो अब जैसा आप देख लेंगे, उनको समझ लेंगे, उसके अनुसार उन्हें ट्रीट करेंगे। यदि लग रहा है कि उनका जो मेंटल स्टेटस बहुत डाउन है तो फिर उनको काउंसलिंग की मात्रा अधिक चाहिए। ठीक, और यदि लग रहा है ठीक है बिल्कुल नॉर्मल है तो बस उनको एक सजेशन चाहिए काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल सजेशन या एडवाइस चाहिए, और बाकी उनको प्रोटोकॉल डिज़ाइन करके बस करवाना है, ये देखना है। ठीक, और जिसको भी करवाएंगे, करवाने से पहले कम से कम इतना तो आपकी कमांड हो कि 3 डेज़ में उसको इतना एहसास हो जाए कि हम आपकी थेरेपी में ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। केवल 3 डेज़ का टाइम लेंगे और उनसे बोल देंगे कि 3 डेज़ हमारे अनुसार चलेंगे। यदि 3 डेज़ में आपको 10% भी बेनिफिट हो जाए तो आप समझ लेना आप ठीक हो सकते हैं, नहीं हो तो फिर वो आपकी चॉइस है, नहीं हो तो फिर आपकी चॉइस। 10%, 5 to 10 से अधिक कभी कॉन्फिडेंस में लेंगे ही नहीं किसी, क्योंकि जब जो लोग अंडर या ओवर कर देते ना, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, नहीं बस 1 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन में, तो ये समझ लो ये सब झूठ बातें हैं। कुछ भी, कोई भी व्यक्ति ना 1 दिन में ठीक हो सकता है, इवन 1 हफ्ते में भी ठीक नहीं होगा। यदि 1 साल की समस्या है तो 1 महीने टाइम चाहिए ठीक होने में, 5 साल की समस्या है तो कम से कम 1 साल चाहिए टाइम ठीक होने में। तो ये सब क्या है, जितना जितना आप सही बात करेंगे उतना आप लोगों से जुड़ पाएंगे, और जितना आप झूठ बात करेंगे बस एक ही बार फीस मिलेगी, दूसरी बार की फीस बंद हो जाएगी। तो ये इन बातों को, क्योंकि थेरेपी देने जा रहे हैं, थेरेपी का मतलब है पूरी तरीके से अपने प्रति ऑनेस्टी के साथ बिहेव करना है। तो ये हो गया, ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। पहले तो बता दिया काउंसलिंग के पार्ट में क्या क्या चीज़ें गई थी हमारी, सोने जगने का टाइम, पेट साफ होना, सोने जगने का टाइम, पेट साफ होना, और प्लस में योग को नियमित करना।
ये डेली का था। और किसी के भी हिसाब हो, किसी भी तरह का लेन और देन हो, उनको सबको बराबर करना। कोई कारण परिस्थिति है नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन माइंड सेट तो क्लियर हो कि हमें ये चीज़ देनी है, तो भी प्रकृति हमारे साथ है, हमारी ईमानदारी के साथ है। लेकिन कहीं ये सोच रहे हैं कि ऐसे वैसे शॉर्टकट तो रोग ठीक नहीं होंगे, ठीक है। और गंभीर बीमारी हो तो उनसे बोल देना कि इलाज के साथ साथ अपना दशांश निकालना शुरू कर दो, तो यहाँ जल्दी दोबारा नहीं आना पड़ेगा। ये सब फिर आते हैं डाइट पर। ये सारी चीज़ें हैं काउंसलिंग के पार्ट में। जब आप इतनी चीज़ों को ठीक कर लेंगे तब आएंगे उनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी कि अब आपको उनको प्रैक्टिकल कराना है। तो पहले उनका एनाटॉमी देखा, फिजियोलॉजी जिस प्रॉपर ऑर्गन में जहाँ समस्या वो फिजियोलॉजी का पार्ट हो गया। साइकोलॉजी हमने बता दिया कि वो 3 कंडीशन है, एक ठीक होने आए खुद से, एक 50-50 का रेशियो लेकर आए हैं और एक पूरा नेगेटिव होकर आए हैं, ठीक है। तो तीनों को देखना है। जो थर्ड वाला है उसको काउंसलिंग की अधिक आवश्यकता है, फर्स्ट वाला है उसको केवल एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है, सजेशन में एक प्रॉपर काउंसलिंग का छोटा सा पार्ट यूज़ करना है। 50-50 वाले में दोनों की बराबर की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ जब आपका माइंड सेट होगा तो आप कर पाएंगे। तो ये पहले किसके लिए अप्लाई करना है? खुद के लिए। पहले किसके लिए अप्लाई करना? तो जिस समय लगे कि हम बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हैं, तो सबसे पहले सिस्टर शिवानी के वीडियो उठा लेंगे और एक डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के वीडियो उठा लेंगे, वो बनता है, ठीक, सीवियर वाले केसेस में। फिर बीच वाले केसेस में है तो रामदेव जी को उठा लेंगे, बाबा जी को, ठीक। फिर जो और ऊपर वाले में है उसमें आराम से जो आपकी मर्जी हो उन्हें उठाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी सीवियर प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हो गया, ये हम लोग ने तीनों चीज़ें देखी, और जो हमारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी। साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म सबको पता है। साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म क्या, इसको अंडरलाइन करिए यहाँ पर। साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म का मीन्स है कि जब हमें खुद पता भी है कि हमारी समस्या का कारण क्या है, और फिर हम उसे इग्नोर भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हाँ हाँ सोते तो हम देर रात में ही है, फिर कह रहे हैं नहीं हमें ठीक भी होना है, ये भी कह रहे हैं। मतलब दोनों बातें जहाँ चल रही हैं, जहाँ हमें पता भी है कि समस्या कहाँ है और हम इग्नोर भी कर रहे हैं, ये सब क्या है, साइकोसोमेटिक जो हमारा मैकेनिज़्म है उसको ख़राब कर दे रहे हैं। या तो हम क्या बोलें कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरा सोने का जो टाइम है वो पूरी तरीके से गलत है, ठीक। तो ये मैकेनिज़्म में आता है। मैकेनिज़्म का मीन्स हो गया कि जो हमारे ब्रेन जहाँ पर सही से काम नहीं कर रहा है और फिर उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर आ रहा है, और हमें पता भी है। किसको नहीं पता है कि पेट साफ नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रही। लोग क्या बोल रहे हैं, कई दिनों से नींद नहीं आ रही है, या तो क्या बोलेंगे बहुत दिनों से पेट साफ नहीं हो रहा है। आप ध्यान से देखना, जिसको नींद नहीं आएगी उसका पेट साफ नहीं होगा। एक दिन यदि आपको ठीक से नींद ना आए, जैसे मान लो एक होता है कि आज आपने कोई पढ़ाई की है बहुत डीप में और नींद नहीं आई, तब भी आपका पेट सुबह साफ हो जाएगा। आपने जप अनुष्ठान किया है, नींद नहीं आई तो भी पेट सुबह साफ हो जाएगा। लेकिन रात में कोई तनाव लेकर सो गए हैं और नींद नहीं आई है या थोड़ी बहुत आई है, अब पेट साफ नहीं होगा। तनाव का मीन्स होता है कि हमने किसी चीज़ को पकड़ लिया है, कैप्चर कर लिया है। गट टू ब्रेन कनेक्शन क्या है हमारा, कि ब्रेन ने कुछ पकड़ा है तो गट ने भी पकड़ लिया है। तो क्लियर है कि तनाव कैसा हो रहा है कि जब सही चीज़ें हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पूरी रात जगेंगे तब भी आपका सुबह पेट साफ हो जाएगा। लेकिन यदि आपने किसी भी तरह की फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, कन्फ्यूज़न, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कुछ भी आपने सोने से पहले फील किया है, तो अब आप समझ लें जिस विचार को आपने कैप्चर किया है, वो जो ब्रेन ने जितना कैप्चर किया उतनी ही मात्रा में गट ने भी कैप्चर कर लिया। तो अब इन बातों को जितना जितना आप खुद में रियलाइज़ कर पाएंगे उतनी अच्छी थेरेपी आप कर ले जाएंगे। क्योंकि थेरेपिस्ट वो नहीं है जो बाहर थेरेपी करेंगे जाकर, थेरेपिस्ट वो हैं जो पहले अपनी थेरेपी कर ले सही से, ठीक। अपने मैकेनिज़्म को जिसको समझ में आ गया बस आप समझ लेना, हम दूसरे को उतनी जल्दी समझ लेंगे वहाँ पर।
तो ये हो गया साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म हमारा। तो जितना क्लियर होगा साइकोसोमेटिक मैकेनिज्म हमारा, उतना हमारे गट टू ब्रेन को रेस्टिंग मोड में हम फील करेंगे। और जिसका गट टू ब्रेन रेस्टिंग मोड में, उसका साइकोसोमेटिक उसको डिजीज़ होने के कभी चांस बनते ही नहीं है। फिर देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ 6 टाइप्स ऑफ योगासन। जो हमारे 6 तरह के योगासन हैं, उनका मैकेनिज्म देख लें। कुछ को तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे, यदि कैलोरी को बर्न करना हो, एनर्जी को खर्च करना हो, तो आगे झुकने वालों में एनर्जी खर्च हो रही है या पीछे झुकने वाले आसन? मैम आगे झुकने वालों में। अब सब अपना अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, नहीं फाइन भेजेंगे दोनों में। अभी नहीं, इतनी जल्दी आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग योग के विद्यार्थी, थोड़ी देर रुक जाएंगे, आराम से देंगे। कोई कंपटीशन तो है नहीं, योग का मतलब है पूरा धैर्य। पीछे झुकने वाले। आराम से सोच के हमें आंसर दें कि कैलोरी कहाँ बर्न होगी, या ये कह दें कि एनर्जी हमारी सबसे अधिक खर्च कहाँ होगी, आगे झुकने वाले आसन में या पीछे झुकने वाले आसन। मैम पीछे झुकने वाले में एनर्जी बनेगी। पीछे में मैम पीछे झुकने वाले में हमारी बनेगी, क्योंकि हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन होएगा तो हमें ऑक्सीजन चाहिए टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। और जब हम आगे को झुकेंगे तो हमारे पेट की मसल जो है मसाज होएगी, तो हमारा डाइजेशन जो अग्नि तत्व है वो होकर के उसको बर्न करेगा। अब सब कल सुबह उठ के पहले आसन करेंगे ध्यान से, ठीक? कल सब आसन करेंगे और फिर हमें आंसर देंगे, ठीक है? सबको होमवर्क है ये। बोलेंगे आगे झुकने वाले में बर्न होती है, जैसे पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो आगे झुकते हैं तो उसमें एनर्जी बर्न होती है हमारी, और उस वेट लॉस भी होता है तो उसमें। कल पहले करके आएंगे तो तब हम बात करेंगे तो हमें लगेगा कि सही बातचीत होगी, ठीक है? जब कभी धनुरासन और भुजंगासन को सही से करेंगे तब जो एनर्जी हमारी लूज होती है या खर्च होती है, उतनी आगे झुकने वाले में नहीं खर्च होती है, ठीक है? कल इसको ध्यान से देखेंगे करके। आगे झुकने वाले में कभी उतना होती ही नहीं है, आगे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आगे जब भी झुकेंगे हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है आगे, ठीक है? पीछे जब भी झुकेंगे तो एनर्जी खर्च होगी। बोलने की शक्ति पीछे झुकने में आएगी कि आगे झुकने में? बोलने की शक्ति आगे झुकने में अधिक आती है कि पीछे झुकने में? आगे झुकने में आती है मैम, पीछे झुकने पे नहीं बोल सकती। पीछे झुकने में आती है। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी कौन सी है? जो पीछे झुकते हैं। इंट्रोवर्ट वो है जो आगे झुकते हैं। तो इंट्रोवर्ट वाले तो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, अपनी बात का जवाब भी ना दें समय पर। एक्सट्रोवर्ट जो होंगे वो, उनको लगता है बस बात खत्म हो पहले जवाब दें, ठीक है? बड़ा ध्यान से समझना पड़ता है चीज़ों को, नहीं तो फिर ऐसा लगता है सब आता है, पूरा ज्ञान है, ठीक है? लेकिन जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। डेली हम बोल रहे हैं, कोई भी एक डिजीज़ उठाएंगे, कितना एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किए थे लास्ट, कि को एक एक पॉइंट को देखकर आराम से जब भी बैठे हो ना, तो जब रियलाइज़ करेंगे चीज़ों को शांति से, तब आप चीज़ों को फील करना शुरू कर देंगे कि कैसे काम कर पाएंगे। बोलेंगे राशि में? हाँ डॉक्टर साहब, जैसे डायबिटीज के बारे में हमें स्टडी करनी है, पर कोई पर्सन जैसे अगर वो चाय ले रहे हैं तो क्या उनका जो भी उनका जो लक्षण वगैरह है उनका, वो स्टडी सही होगी? तब हमें क्या मतलब जो भी उनका सब कुछ देख रहे हैं, जैसे हम वो कैसा फील कर रहे हैं, उनके बॉडी में क्या क्या हो रहा है, ये सब स्टडी करेंगे तो क्या चाय का उस पर कोई इफेक्ट होता है? बिल्कुल होगा। चाय में तो क्या पढ़ क्या रहा है, चीनी पढ़ रही है कि मिश्री पढ़ रही है? पहले तो यही देख ले। चीनी क्या कर रही है, जो हमारे क्रैकर जो पटाखे होते हैं उनमें जो पाउडर पड़ता है
वही चीनी को रिफाइन करने में वो पाउडर पड़ता है, ठीक है। तो पित्त को बढ़ाने में चीनी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और इस समय लोगों ने चीनी एक नॉर्मल प्रोडक्ट मान के रखा है। तो पित्त जितना बढ़ेगा उतना हमारे पाचन तंत्र से संबंधित रोग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे बड़ा ध्यान से सारी चीज़ों को देखना है, स्टडी करना है। उसमें से तीनों चीज़ों को देख लेंगे, एक तो जो हमारा एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, फिर साइकोसोमेटिक, उनके वो देख लिए हम लोगों ने, मैकेनिज्म देख लिया। फिर उनकी जो रिपोर्ट्स आपके सामने हैं उसको भी चेक कर लिया कि उनका कहाँ तक डायबिटीज, मतलब कितना डायबिटीज़ का लेवल है, इंसुलिन कितना ले रहे हैं, आफ्टर बिफोर दोनों चल रहा है, सिंगल चल रहा है, 1 वीक में चल रहा है कि डेली का चल रहा है। ये सभी चीज़ों को देख लेंगे, और उनका सोने जगने का टाइम क्या है। जो हमने काउंसलिंग में अभी कुछ पार्ट्स ऐड ऑन किए थे वो सब एक साइड रख लेंगे, ठीक है। उसमें से चेक कर लेंगे कि इनकी दिनचर्या कैसी है, तो दिनचर्या से ही मैच कर लेंगे कि इनकी प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ रही है, ठीक है। फिर देखना है उसके बाद कि अब इनका डेली का रूटीन में क्या क्या शामिल नहीं है, वो देख लिया। फिर उसके बाद 3rd नंबर पे रिपोर्ट देख कर आगे बढ़ जाएंगे कि क्या करवाना है। जिस एज के लोग होंगे उनके अनुसार आपको योग का चुनाव करना होगा कि हमें किसके लिए क्या सूटेबल है। अब मान लो किसी को पैर की भी समस्या है तो फिर सूक्ष्म व्यायाम देखेंगे, किसी को और अधिक समस्याएं हैं तो प्राणायाम देखेंगे, और अधिक समस्याएं हैं तो डीप ब्रीदिंग कराएंगे, फिर वहाँ पे मुद्राओं का भी अभ्यास करा लेंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो जितना जितना आपने ध्यान से पढ़ा है, समझा है, उसके अनुसार आप ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। बोलेंगे अपन दी हरा साग में क्या होगा, कौन से हरा सांवा है, सांवा। अच्छा, अभी रचना जी ने वो पूरा भेजा है, देखिए इसमें ग्रुप में भेज दिया, इंग्लिश हिंदी दोनों में है वहाँ पर। बोलेंगे सीमा में? दीदी राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें गुड़ का सेवन करना चाहिए, ठीक है बात क्या ये? थोड़ा सा खाने के बाद खाना गुड़ का। लोग क्या कर रहे हैं ना, सीधा सीधा उसका बड़ा सा एक टुकड़ा उठाते हैं, खाली पेट ही ले रहे हैं उसको, ठीक है। तो वो नहीं ले, खाने के बाद लेना तो हीमोग्लोबिन मेंटेन कर देता है। चलिए रचना जी कुछ कह रहे हैं, बोलेंगे बस फिर शांति पाठ करते हैं। मैम अभी वो 5 निकाले, मैं उनके और डीप निकाल के जो भी डिटेल्स है वो सारा डाल दूंगी ग्रुप में कल तक। ठीक है, नहीं कुछ निकाल पाए तो हमें बता देंगे, तो मेरे पास सारे पैकेट्स रखे, उनका हमें फ़ोटो लेके दे देंगे, ठीक है। सभी अवेलेबल है इस समय मेरे पास, तो वो दे देंगे, ठीक। चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes। चलिए, कल सबका वर्क है, जो जिसने अपनी अपनी डिजीज़ का चुनाव किया हो उसके अनुसार आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, मुद्रा बंद सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। सब लोग लीड करेंगे। सभी को प्रणाम। प्रणाम मैम। प्रणाम सर।